ठीक है, आज हम हीमाटोलॉजी सॉरी हीमाटोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इसमें काइंडली अपना वो जो पीडीएफ है वो शेयर कर दें सो डैट आई गॉट एन आइडिया कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। ओके सर, हीमाटोलॉजी इसमें जनाब सबसे पहले लिखा हुआ है इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन, तो वो होता है जी वॉन विलीब्रैंड फैक्टर डेफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा अब टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हाट वी शुड नो, हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए कि वॉन विलीब्रैंड फैक्टर डेफिशिएंसी क्या है एंड एवरीथिंग। सो बिफोर डूइंग पैथोलॉजी वी शुड नो फिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी करने से पहले हमें नॉर्मल का पता होना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है। सो नॉर्मल चीज़ों में मैं इधर एक क्विक रीकैप दूंगा। आई होप आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर सुन लिया होगा जिसमें मैंने इन डिटेल सारी चीज़ें आप लोगों को मॉर्निंग में सेंड किया था। सिर्फ और सिर्फ मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोआगुलेशन क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए प्राइमरी होम्योस्टेसिस क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए सेकेंडरी होम्योस्टेसिस क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीटी क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए एपीटीटी क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए ब्लीडिंग टाइम क्या है। सही है, ये बेसिक चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। ठीक है, अच्छा अच्छा एक और बात, अगर तो सबको पता है तो वेल एंड गुड, फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप सब चाह रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें भी मैं दोबारा से बताऊं तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन। अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, रिपीट करते हैं। ठीक है ठीक है, बता देते हैं। रिपीट कर दे सारा। ओके ओके ओके, अब गौर से सुनना है और गौर से इस तरह से सुनना है कि आप लोग सारे अब मेरी बातें अगर सुनेंगे तो फिर समझेंगे। और मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली सारों ने गौर से ध्यान से मेरी बातों को सुनना। मैं स्लो स्लो बोलूँगा, आई विल नॉट रिपीट। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये रिपीट नहीं होगी चीज़, अभी हमने सुननी है। कोआगुलेशन क्या है? ठीक है, इसमें ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फाइब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट होती है फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में। ठीक है, अब सिंपल, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन नाउ आई विल ट्राई टू ओपन दिस डेफिनेशन फॉर यू गाइस। इट इज ए प्रोसेस बाय विच फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन स्ट्रैंड्स। लेकिन व्हाट इज फाइब्रिनोजन? लीवर जो होता है ना, लीवर जो होता है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजन। ठीक है, और हर खून के कतरे के अंदर अगर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी लेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ फाइब्रिनोजन होगी। ठीक है, सो लीवर इज प्रोड्यूसिंग दैट फाइब्रिनोजन विच इज प्रेजेंट इन एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कोगुलेशन क्या होता है कि कोई भी ड्रॉप ऑफ ब्लड भी हो तो उसमें जो फाइब्रिनोजन होता है उसको फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू ए कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अच्छा, अब जो फाइब्रिनोजन होती है ना वो सॉल्युबल होती है ना, ब्लड के अंदर होती है, लेकिन जो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स होती हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं प्लाज्मा में। सही है, इनसॉल्युबल होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, सो कोगुलेशन इज बेसिकली a property of plasma or it is a process, it is a cascade of enzymatic reactions in which fibrinogen is converted into fibrin strands which is insoluble in plasma. I hope everyone is clear. इस कोगुलेशन में जो चीज हेल्प करती है वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, ठीक है, अच्छा now if you understand कि what is coagulation and what is the role of platelets,
अब आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन के व्हाट इज प्राइमरी होम्योस्टैटिक प्लग, व्हाट इज प्राइमरी होम्योस्टैटिक प्लग एंड व्हाट इज सेकेंडरी होम्योस्टैटिक प्लग। अच्छा, उससे भी पहले कुछ बातें और समझनी चाहिए आप लोगों को। मैं अब ना एक क्विक जो है वो एक रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। ओके जी, ओके ओके ओके, आई एम रिपीटिंग। एक एंडोथेलियल सेल होती है, जो ब्लड वेसल है वो नॉर्मल ब्लड वेसल होती है। नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर कभी देखा है कि ब्लड के अंदर क्लॉट हो रहा हो, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो रही हो, नॉर्मली जो वेसल्स के अंदर ब्लड जा रहा होता है वो तो ऐसे ही चल रहा होता है जैसे नहर के अंदर पानी चल रहा होता, ठीक है। तो जो नॉर्मल ब्लड होता है उस पर क्या होती है, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोआगुलेंट, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। एंटी प्लेटलेट, एंटी कोआगुलेंट, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी होती है। अब जनाब जब हेल्दी एंडोथेलियल सेल जो होती है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अगर वो इंजर्ड होगी तो सबसे पहले उसमें कौन सी चेंज आएगी। कोई भी एंडोथेलियल है अगर डैमेज होगी तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें वेसल की कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, सबसे पहली चेंज। फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स आएंगे, ठीक है। और उन प्लेटलेट्स को आपस में मिलाने वाली, एक गम होती है, उसे क्या कहती है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, ठीक है, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, ठीक है। ये प्लेटलेट्स को मिलाती है टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, प्लेटलेट्स को मिलाती है टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। प्लेटलेट एडिशन करवाता है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, प्लेटलेट एडिशन करवाता है। अच्छा, फिर वहाँ पे और ज़्यादा प्लेटलेट्स आते जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। जब ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा दफ़ा हो तो ये प्लग सा बन जाता है उस जगह पे, उसे कहते हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। समझ आ गई कि प्राइमरी प्लेटलेट प्लग कैसे बनता है, ठीक है। ये आप फर्स्ट एड की लाइन, फर्स्ट एड की एक स्कीमेटिक डायग्राम देखें कि इंजरी होती है, इंजरी के बाद एक्सपोजर, फिर प्लेटलेट की एडिशन, फिर प्लेटलेट की एग्रीगेशन और फिर एक प्लग बनता है जिसे कहते हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, ठीक है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। अब ये जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग होता है इसने कन्वर्ट होना होता है इनटू सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग, ठीक है, थ्रू टू पाथवेज। प्राइमरी ने सेकेंडरी में कन्वर्ट होना है थ्रू टू पाथवेज। One is called as intrinsic pathway, one is called as extrinsic pathway. One is called as intrinsic pathway, one is called as extrinsic pathway. क्लियर होगी ये बात, क्लियर होगी बात। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू इसमें कन्वर्ट होना है इनटू सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। अच्छा, अब देखें, थोड़ा सा इसको जूम इन करिएगा, थोड़ा सा इसको, हाँ ऊपर 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 ऊपर, यस। अब इधर जरा रुके, अब गौर से आपने मेरी बात सुननी है। मैं ना जस्ट 5 मिनट्स के अंदर आपको ये दोनों पाथवेज समझा दूंगा, याद करवा दूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है। गौर से मेरी बात एक सुननी है। अगर आपने, मैं अक्सर ये एग्जांपल स्टूडेंट्स को देता हूँ, वेन में से खून निकाल कर ग्लास ट्यूब में डालोगे तो वो खून ट्यूब में कोगुलेट हो जाएगा, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे होगा या एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा। वेन में से ब्लड निकाल के ट्यूब में डाला, ग्लास ट्यूब में, और वो ग्लास ट्यूब यानी बाहर पड़ी हुई थी, वहां जाके वो कोगुलेट हुआ, तो ये इंट्रिंसिक हो या होगा या एक्सट्रिंसिक।
ओके, कुछ लोग इंट्रिंसिक कह रहे हैं, कुछ लोग एक्सट्रिंसिक कह रहे हैं, तो मेरी बात अपने जहन में जहन नशीन कर लें कि दिस इज इंट्रिंसिक पाथवे नॉट एक्सट्रिंसिक। क्यों? देयर इज समथिंग विद इन द सब्सटेंस ऑफ द ब्लड, कि जब आपने उसको ग्लास ट्यूब में भी डाला फिर भी वो कोगुलेट हो गया, तो इसका मतलब खून के अंदर ही कोई चीज़ थी जो कोगुलेट में हेल्प करती है। ठीक है, कि ऐसे नहीं है कि ब्लड वेसल के अंदर कोई चीज़ थी जो कोगुलेट करती है। खून के अंदर देयर इज सम इंट्रिंसिक थिंग प्रेजेंट विद इन द सब्सटेंस ऑफ द ब्लड व्हिच लीड्स टू डेट कोगुलेशन। इनिशियली उसको क्या कहा, इनिशियली उस चीज़ को क्या कहा, जब वो ग्लास ट्यूब के साथ कांटेक्ट में आती है तो इनिशियली उस चीज़ को क्या कहा, इनिशियली उसको बोला गया कांटेक्ट फैक्टर। बाद में एक साइंसदान आया, उसके मसल्स बहुत बड़े बड़े थे, उस साइंसदान का नाम था हेगमैन। हेगमैन, बहुत बड़े बड़े मसल्स वाला मैन, ह्यूज मैन, हेगमैन। तो उसने कांटेक्ट फैक्टर का नाम रख दिया हेगमैन फैक्टर। ठीक है, जिसे फैक्टर 12 भी कहते हैं। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो कांटेक्ट फैक्टर या हेगमैन फैक्टर या फैक्टर 12 से स्टार्ट होता। ठीक है, और ये तब स्टार्ट होगा जब ब्लड जो है वो टच करेगा नॉन एंडोथेलियल सरफेस को। ठीक हो गया? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ना साइंसदान जो है ना, उनको हमेशा जो है वो एक आग लगी होती है कि यार इसमें कोई और तजर्बा करें। उन्होंने क्या किया, उस ग्लास ट्यूब के अंदर सिट्रेट को डाल दिया। सिट्रेट का चार्ज होता है नेगेटिव। जब उन्होंने सिट्रेट को डाला तो कोआगुलेशन रुक गई, क्योंकि उसने कैल्शियम को न्यूट्रलाइज कर दिया। सिट्रेट नेगेटिव था, कैल्शियम पॉजिटिव था, उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो कोआगुलेशन रुक गई। ठीक है, तो इसके बाद एक साइंसदान ने जो है वो क्या किया कि चूहे को मार के ना, चूहे के जो दिमाग का जो टिश्यू जूस था उसको निकाल कर, यार कितने गंदे होते हैं ये। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस यही करवाते हैं। तो साइंसदान ने चूहे को मार के उसके दिमाग के अंदर से टिश्यू जूस निकाला और वो ट्यूब में डाला तो दोबारा कोआगुलेशन हो गई। डैट मीन्स के जो सिट्रेट है और कैल्शियम है, ठीक है, सिट्रेट जो है वो कैल्शियम को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कैल्शियम भी क्लॉटिंग में ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो कोआगुलेशन नहीं होगी। और उसी तरह अगर टिश्यू जूस डालेंगे तो उससे कोआगुलेशन हो जाएगी। तो ये जो टिश्यू फैक्टर होता है, ये एक्सट्रिंसिक चीज़ डाली जिसकी वजह से कोआगुलेशन हुई, उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने सिर्फ ये पॉइंट समझाया आप लोगों को कि इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 12 से शुरू होगा, जिसको कॉन्टैक्ट फैक्टर और हेगमैन फैक्टर कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर टिश्यू फैक्टर से शुरू होगा। क्लियर? सारों को ये बात समझ आ गई है? ओके, अब हाउ टू रिमेंबर दिस। अब पूरा पाथवे कैसे याद करना है, पूरा पाथवे कैसे याद करना है? बड़ा आसान चीज़ है, बहुत ही हलवा चीज़ है। पूरा पाथवे याद करना बहुत ही आसान काम है। आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा पाथवे है उसमें आपने ना -1 का रूल रखना है, -1 का। इंट्रिंसिक पाथवे किससे शुरू हो रहा था? 12 से ना। तो 12 में से -1 करो 11, 11 में से -1 करो 10। लेकिन बस आप पहली बात याद रखो कि 10 to 1 जो है वो कॉमन पाथवे में आते हैं। 10 to 1 कहाँ आते हैं? कॉमन पाथवे में आते हैं। 10 to 1 जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इंट्रिंसिक में भी आएंगे और एक्सट्रिंसिक में भी आएंगे। 10 to 1, 10 to 1। ठीक है, सो 12 minus 1 is 11, 11 minus 1 is 10, लेकिन 10 तो है ही नहीं, फिर 10 minus 1 is 9, 9 के बाद जो है वो 8, 8 के बाद क्या हो गया? 10 to 1 विच इज कॉमन पाथवे। क्लियर होगी बात? 10 to 1। तो नज़र आ रहे हैं कि जो 2 है उसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं और जो 1 है उसको फाइब्रिनोजिन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फिर नेक्स्ट रिएक्शन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, क्या कोगुलेशन की डेफिनेशन पूरी हुई? कोगुलेशन इज ए cascade of enzymatic reactions in which fibrinogen, which is normally present in all drops of the blood, is converted into fibrin strands. उसे कहते हैं कोगुलेशन। तो ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती। और इसको मैं दूसरी तरह से अगर कहूँ कि कोगुलेशन इज ए प्रोसेस in which primary homeostatic plug is converted into secondary homeostatic plug, तो क्या ये ठीक बात होगी? क्योंकि अभी तो हमने कहा कि प्राइमरी होम्योस्टैटिक प्लग पहले बनता है, उसके बाद उसमें ये फाइब्रिन वगैरह आ जाते हैं तो वो सेकेंडरी बन जाता है। क्लियर? ओके, ठीक है। ये डॉक्टर साहब रिपीटेड है चीज़ें, जिनके मिस हो गई हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर से प्लीज़ मैनेज करें, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट चीज़ें। अच्छा, अब जनाब एक्सट्रिंसिक पाथवे का क्या है कि वो टिश्यू फैक्टर से स्टार्ट होता है, फिर फैक्टर 7, फिर 10 to 1 कॉमन, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा। अब इधर जादू करने लगा हूं मैं। टाइम टेकन बाय इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे टू कंप्लीट द कोगुलेशन इज कॉल्ड एज। अच्छा मुझे बताएं कि लंबा पाथवे कौन सा है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक लंबा है ना, तो इसलिए उसमें बड़ा वर्ड आएगा APTT, ठीक है, APTT। So time taken by the intrinsic pathway and common pathway to complete the coagulation cascade is called as APTT, ठीक है, इंट्रिंसिक। और इसको कुछ लोग इस तरह से भी याद रखते हैं कि प्ले टेबल टेनिस, ए को भूल जाते हैं, वो कहते हैं प्ले टेबल टेनिस, टेबल टेनिस अंदर खेलते हैं इसलिए इंट्रिंसिक पाथवे। अच्छा, टाइम टेकन बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे टू कंप्लीट द कोगुलेशन इज कॉल्ड एज पीटी। एक्सट्रिंसिक पाथवे छोटा है ना, तो उसमें लफ्ज भी छोटा, पीटी। प्ले टेनिस वो बाहर खेलते हैं ना, एक्सट्रिंसिक खेलते हैं ना, एक्सटर्नल खेलते हैं ना, तो पीटी, पीटी इज फॉर एक्सट्रिंसिक। ठीक हो गया। अच्छा, अब वैल्यूज कैसे याद करनी है, इनको भी याद करते हैं। सबसे पहले ना ब्लीडिंग टाइम देख लेते हैं। ब्लीडिंग टाइम इज नथिंग बट योर प्लेटलेट फंक्शन, ठीक है, कि किस तरह जो है वो प्लेटलेट जो है वो प्राइमरी प्लेटलेट पैक बनाती हैं, डेट इज ब्लीडिंग टाइम, जो 2 to 9 मिनट्स होता है। ब्लीडिंग टाइम कितना होता है? 2 to 9 मिनट्स। अब पीटी कितना होता है? पीटी जो होता है, एपीटीटी पहले कर लेते हैं, एपीटीटी होगा आधा मिनट, यानी 30 सेकेंड, 35 सेकेंड इसकी वो होती है रेशो, उसका भी हाफ कर दो तो वो 15 सेकेंड बनता है, तो 11 to 13 सेकेंड होता है पीटी, 11 to 14 सेकेंड्स। ठीक हो गया। आई होप एवरीवन इज क्लियर इन पीटी, एपीटीटी, प्राइमरी होम्योस्टैटिक प्लग, सेकेंडरी होम्योस्टैटिक प्लग, कोगुलेशन, डन। अच्छा, now if you are comfortable with all of these things, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, पीटी कहाँ पे हम लोग देखते हैं? पीटी कहाँ पे देखते हैं? पीटी हम देखते हैं प्ले टेनिस एक्सट्रिंसिक पाथवे में। टाइम टेकन बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे टू कंप्लीट इज कॉल्ड एज पीटी। और प्ले टेनिस बाहर खेलते हैं ना, एक्सटर्नल, तो पीटी इज फॉर एक्सटर्नल, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। जबकि पीटीटी प्ले टेबल टेनिस वो इंटरनल खेलते हैं, तो वो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। ठीक है, ओके। एक्सट्रिंसिक पाथवे में पहला जो फैक्टर होता है वो टिश्यू फैक्टर होता है। ओके सर, व्हाट नेक्स्ट? ब्लड की फॉर्मेशन, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, इसे कहते हैं हेमेटोपोइसिस। और सिर्फ RBCs की फॉर्मेशन को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस।
ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, वो निमोनिक आप लोगों ने सुना होगा, यंग लीवर सिंथेसाइजेस ब्लड। ठीक है, यंग लीवर सिंथेसाइजेस ब्लड। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? प्लेटलेट्स जो है वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, और स्टेम सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो मेगा कैरियोसाइट्स बनाते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो टूट के प्लेटलेट्स बनाते हैं जो ब्लड में मूव करते हैं। ठीक है, अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं? ये जो इधर लिखे हुए हैं इतने सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हस, टीटीपी, डीआईसी, ये किस वजह से होते हैं? इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें वेसल्स की अबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें प्लेटलेट की अबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, कोआगुलेशन फैक्टर्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फाइब्रिनोलिटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या सारे का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिस तरह डीआईसी। लेकिन इधर आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस प्लेटलेट अबनॉर्मैलिटीज़, प्लेटलेट अबनॉर्मैलिटीज़। ठीक है, इसमें क्वालिटी का डिफेक्ट भी हो सकता है और क्वांटिटी का भी डिफेक्ट हो सकता है। प्लेटलेट अबनॉर्मैलिटी में क्या हो सकता है? क्वालिटी का भी डिफेक्ट हो सकता है और क्वांटिटी का भी। तो अगर मैं बात करूं कि क्वालिटी, तो क्वालिटी में क्या होगा? प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट होगा, प्लेटलेट का फंक्शन मुतासिर होगा, रिसेप्टर मुतासिर होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज में उसमें डेफिनेटली प्लेटलेट नॉर्मल होंगे और उनका फंक्शन जो है वो डिफेक्टिव होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंसी। तो देखो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर में क्या है कि प्लेटलेट को जोड़ने वाली चीज़, प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाने वाली चीज़ वो नहीं होगी, प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल होगा। प्लीज़ अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। आई रिक्वेस्ट, मैंने सिर्फ ये आज चार्ट ही पढ़ाना है और कुछ नहीं पढ़ाना। मैंने अभी तक इस चार्ट से ही रिलेटेड बातें बताई हैं। ठीक है, अब गौर से दोबारा सुने, मैं दोबारा तमहीद बांधता हूँ क्योंकि सारी जो फिजियोलॉजी मैंने पढ़ा के अब डिसऑर्डर्स की तरफ आया हूँ। मैंने बोला ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें वास्कुलर अबनॉर्मैलिटीज़ भी हो सकती हैं, प्लेटलेट अबनॉर्मैलिटीज़ भी हो सकती हैं, कोआगुलेशन फैक्टर अबनॉर्मैलिटीज़ भी हो सकती हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल भी हो सकता है, फाइब्रिनोलिटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूँगा प्लेटलेट अबनॉर्मैलिटीज़ में। तो जो प्लेटलेट अबनॉर्मैलिटीज़ हैं उसमें क्या होता है कि या तो प्लेटलेट की क्वालिटी पे असरअंदाज होता है, यानी क्वालिटी प्लेटलेट की ठीक नहीं है, उसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, यानी प्लेटलेट का नंबर जो है, जो काउंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन प्लेटलेट का काम नहीं हो रहा। वो जिस तरह वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें प्लेटलेट जो है वो इकट्ठे नहीं होते, उनको एग्रीगेट करने वाली जो है वो गम ही नहीं होती। तो उस डिजीज़ को क्या कहेंगे? वॉन विलीब्रेंड डेफिशिएंसी या वॉन विलीब्रेंड डिजीज़। ठीक है, इसी तरह ग्लैंड्समैन और बर्नार्ड्स होलियर, इसमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज करेगा लेकिन प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। अच्छा, अब व्हाट इफ प्लेटलेट नंबर डिक्रीज होगा? अगर प्लेटलेट नंबर डिक्रीज होगा तो इसे क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्वांटिटेटिव चेंज होएगी। क्वांटिटेटिव चेंज में क्या होगा? प्लेटलेट जो है वो कम होंगे और बीटी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, हाइपोसेलुलर बोन मैरो, ए मेगा कैरियोसिटिक। ठीक, समझ आ रही है? अच्छा, अब जनाब जो क्वांटिटी का मसला होगा कि प्लेटलेट काउंट जो है वो कम है, प्लेटलेट नंबर जो है वो कम है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो वो हाइपोसेलुलर बोन मैरो की वजह से हो सकता है, जैसे ए मेगा कैरियोसिटिक कहते हैं। और अगर बोन मैरो फंक्शनल है तो उसमें कोई
अम्यूनोजेनिक रीजंस आ गए या नॉन अम्यूनोजेनिक रीजंस आ गए हैं तो तब वो होगा मेगा कैरियोसिटिक। अम्यूनोजेनिक रीजंस में क्या हो सकता है, आईटीपी वगैरह, आईटीपी वगैरह इज अम्यूनोजेनिक रीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट नंबर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आईटीपी में याद रखना है कि प्लेटलेट काउंट कम होता, प्लेटलेट काउंट कम होता। ठीक है, मोस्ट कॉमन आईटीपी है। और इसमें इम्यूनिटी का रीज़न होता है, इम्यूनिटी वीक हुई होती है। इम्यूनिटी वीक बंदे की कब होगी, जब इन्फेक्शन होगा। ठीक है, जब कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री होगी और यूजुअली बच्चा होगा तो उसमें आईटीपी होगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। सर मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना ये समझ आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा ये खोल के इस टेबल को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको पूरी ए टू जी पहले इसकी जो है वो स्टोरी सुनाऊं और उसके बाद ये चीज़ें बताऊं। ठीक, अच्छा, अब डॉक्टर आमिर प्लीज़ आप एंड पे क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो। मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, आप पीछे से ये भी सवाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आंसर करूँगा जो जो चीज़ आप पूछेंगे, प्लीज़। अदरवाइज फिर आपको ये भी नहीं समझ आएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, अगर आप ये मेरे साथ साथ समझ लेंगे तो फिर इट विल बी अ लॉट ईजियर टू कोप अप विद दिस टेबल। अच्छा, फिर जनाब मेगा कैरियोसिटिक का मतलब क्या होता है? मेगा कैरियोसिटिक का मतलब होता है कि मेगा कैरियोसाइट से वो बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि बोन मैरो जो है वो फंक्शनल है, लेकिन कोई इम्यूनिटी की वजह है जिसकी वजह से प्लेटलेट नंबर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ए मेगा कैरियोसिटिक का मतलब क्या है कि बोन मैरो का ही मसला है, हाइपोसेलुलर बोन मैरो है। ठीक है, लेकिन जो मेगा कैरियोसिटिक है उसमें इम्यूनिटी के मसले के अलावा नॉन इम्यूनोजेनिक रीजन भी हो सकते हैं। नॉन इम्यूनोजेनिक रीजन में जो है वो हस और टीटीपी वगैरह होते हैं। हस और टीटीपी में क्या होगा, इनमें भी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा, हस में भी और टीटीपी में भी। लेकिन हस जो होता है उसमें ट्राइएड होता है, यानी उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माहा और रीनल फेलियर होगा। ठीक है, और जो टीटीपी है उसमें इनके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आएंगे और फीवर वगैरह। ठीक, सो टेबल में तो कुछ भी एज सच वो रटने वाला नहीं था। हस भी हो गया, टीटीपी भी हो गया, आईटीपी भी हो गया, सब में सेम है कि पीटी एपीटीटी नॉर्मल होगा और प्लेटलेट काउंट कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव चेंज होती है इन प्लेटलेट अबनॉर्मेलिटीज। क्वालिटेटिव कौन सी होती है, वो ग्लैंसमैन, बर्नार्ड-ज़ोली और वॉन विलब्रेंड, तो उसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा। ठीक है, वॉन विलब्रेंड में, बाकी इन सब में ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज ही करेगा। डन, डन। अगर अभी भी आप लोगों को वो नहीं ना समझ आई इसकी क्लासिफिकेशन, तो मैं ये लिख के भी भेज दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रही तो मैं ये रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब जनाब अब हम कर लेते हैं लीवर डिजीज। लीवर डिजीज, आपको पता है कि ये सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं वो किस में बनते हैं, लीवर में। ठीक है, लीवर में बन रहे होते हैं। ठीक है, तो जब लीवर का मसला होगा तो उसमें क्या होगा, ये पीटी एपीटीटी रेज्ड होंगे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स की ये फैक्ट्री है ना, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो नहीं होंगे। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल या डिक्रीज हो सकता है, ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज ही होगा डेफिनेटली, या नॉर्मल भी हो सकता है, एएसटी रेज्ड होगा। ये लीवर डिजीज की स्टोरी है। विटामिन के डेफिशिएंसी में पीटी विल बी इंक्रीज्ड। विटामिन के डेफिशिएंसी में क्या होगा, पीटी विल बी इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ना, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, वारफरिन 27910, वॉर ऑफ 1972। सही है, याद आई बात?
सो पीटी जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए था, तो इस वजह से वो विटामिन के डेफिशिएंसी में पीटी रेज्ड होगा। ठीक है, अच्छा फिर जंग बाहर लड़ी जाती है ना, वॉरफरेन, वॉर बाहर लड़ी जाती है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो वॉरफरेन विल एक्ट ऑन एक्सट्रिंसिक पाथवे, जबकि हेपरिन विल एक्ट ऑन इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए एपीटीटी होता है ना, तो हेपरिन की थेरेपी में एपीटीटी इंक्रीज होगा। क्लियर। और हीमोफिलिया के अंदर जो है वो फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है, तो फैक्टर 8 यूजुअली जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व हो रहा था, तो 8 जो है वो उसमें एपीटीटी रेज्ड होगा हीमोफिलिया में। ठीक, डन सर, ये टेबल हो गया। अब कोई क्वेश्चन अब पूछें प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं। सर ये बर्नार्ड सोलियर और आईटीपी दोनों में जो है प्लेटलेट्स कम होते हैं, आपने कहा बर्नार्ड में नॉर्मल होते हैं ना, तो इसमें मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि दोनों में कम होते हैं, एक में मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, दूसरे में जो है सेल्स छोटे होते हैं, तो ये जरा क्लियर कर दें। ठीक है, जो बर्नार्ड सोलियर है ना, बर्नार्ड सोलियर जो है वो प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट में आता, प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट में आता, जबकि जो आईटीपी है ये प्लेटलेट में क्वालिटी में आता है, क्वांटिटेटिव चेंज में आता है। जो प्लेटलेट फंक्शन है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है, जो रफीउल एक्सप्लेन करता है, जब भी बच्चा हो और उसमें हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन वगैरह हो, तो वो हमेशा क्या होगा, बच्चा और हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, तो वो आईटीपी होगा, इम्यूनोजेनिक रीजन होगा। ठीक है, लेकिन जो बर्नार्ड सोलियर होता है ना, बर्नार्ड सोलियर, ठीक है, उसमें उसने जॉइंट प्लेटलेट्स, टोटल प्लेटलेट काउंट वगैरह दिया होगा। ठीक है, उसके अलावा उसने और कुछ नहीं दिया होगा। कोई बच्चे की हिस्ट्री नहीं होगी, कोई उसने जो है वो उसकी इम्यूनिटी की हिस्ट्री नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो वो आईटीपी नहीं होगा, वो बर्नार्ड सोलियर होगा। दोनों का सिनेरियो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आता। ठीक, अच्छा मैं ना अब आप लोगों से ना सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने आज रफ़ीउल्लाह में सिर्फ ये पढ़ाना है, ये टेबल जो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब ने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे ड्रॉ करना है। आप सब ने प्राइमरी सेकेंडरी होम्योस्टेटिक प्लग का फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, आप सब ने पीटी एपीटीटी ब्लीडिंग टाइम इन सब की डेफिनेशंस और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ को लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल करना है, और फिर अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो आप लोगों ने अपने ग्रुप्स में डिस्कस करनी है, क्योंकि आई वांट कि ये टेबल जो है वो आप सबको अजबर हो। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं एनीमियाज जो है वो 10 मिनट में करवा दूँ, अभी अगर कहते हैं तो मैं एनीमियाज करवा देता हूँ। एनीमियाज कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मेन सारी स्टोरी यही है। एनीमियाज जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम करवाना कोई मसला नहीं है। एनीमियाज कर लेते हैं, एनीमियाज कर लेते हैं। चलें जी, एनीमियाज वाले टेबल भी मैं करवा देता हूँ। एनीमियाज सुने, एनीमियाज कर लेते हैं। मैं सिर्फ वो करवाऊंगा जो इधर लिखे हुए हैं रफ़ी में। 80 to 100 जो होती है वो नॉर्मल साइज होता है आरबीसीज का। अगर 80 से कम हो तो वो माइक्रोसिटिक होगा, और अगर 100 से ज़्यादा हो तो वो मैक्रोसिटिक होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 80 to 100 जो होता है वो नॉर्मल साइज होता है आरबीसीज का। अगर 80 से कम होगा तो वो माइक्रोसिटिक होगा, और अगर 80 से ज़्यादा होगा तो वो मैक्रोसिटिक होगा, और अगर 80 to 100 होगा तो वो नॉर्मोसिटिक होगा। ठीक है, नॉर्मोसिटिक होगा। ठीक,
अच्छा, अच्छा अब ना इधर आप लोगों ने एक बात समझनी है। माइक्रोसिटिक का मतलब क्या है? स्मॉल आरबीसीज, यानी 80 से कम। लेकिन स्मॉल आरबीसीज जो होते हैं, यार आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक सेकंड फिर स्टॉप हो जाता हूँ यहाँ पे। सर इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल इन नॉर्मोसिटिक व्हाई इट इज कॉल्ड एनीमिया? लेट मी एक्सप्लेन डॉक्टर साहब, लेट मी एक्सप्लेन। अभी तो मैंने एनीमिया शुरू भी नहीं किया। लेट मी एक्सप्लेन। इंशाल्लाह आफ्टर आई विल एक्सप्लेन, यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ योर आंसर्स। ठीक है, अभी तो मैं ये बताने लगा हूँ कि माइक्रोसिटिक को माइक्रोसिटिक क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा अनीमिया जो होता है ना, अनीमिया, ठीक है, व्हाट इज अनीमिया? अनीमिया माइक्रोसिटिक हो सकता है, मैक्रोसिटिक हो सकता है, नॉर्मोसिटिक हो सकता है। अब वाई? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल आरबीसीज, यानी लेस देन 80। लेस देन 80 का मतलब क्या है कि इनमें जो है आरबीसीज जो हैं वो छोटे क्यों हैं? क्योंकि आरबीसीज के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इनमें हीमोग्लोबिन कम है, सही है। सो ड्यू टू लेस हीमोग्लोबिन, ठीक। सो अगर लेस हीमोग्लोबिन होगा, आरबीसी स्मॉल होंगे, लेस रेडनेस होगी और पेल हो जाएंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में रहते हैं ना, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में रहते हैं ना, तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक घर लिया है उसमें जो है वो आप कहें कि मैंने जी 2 बंदों के लिए घर लेना है तो आप 20 कमरे बनवा लें, ऐसे तो नहीं होता। थोड़े लोग छोटा घर, जस्ट लाइक दैट, कि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है तो हीमोग्लोबिन कम, आरबीसीज का साइज कम, ठीक है। आई होप यू पीपल गॉट माई पॉइंट कि वाई स्मॉल आरबीसीज इन माइक्रोसिटिक एनीमिया ड्यू टू लेस एचबी, ड्यू टू लेस एचबी, ठीक है। अब एचबी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हीम होती है और ग्लोबिन होती है, हीम होती है और ग्लोबिन होती है, ठीक है। हीम जो होती है ना वो आयरन की बनी हुई होती है और प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है, और जो ग्लोबिन होती है वो अल्फा ग्लोबिन चेन होती है और बीटा ग्लोबिन चेन होती है, ठीक है। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया के रीज़न क्या हो सकते हैं? या तो आयरन कम हो, जिसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, या प्रोटोपोरफायरिन रिंग कम हो, सही है। तो कोई आयरन बाइंडर नहीं होगा, सो आयरन जो है सेल्स के अंदर ही स्टे करेगा, तो इसे क्या कहते हैं, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। या ग्लोबिन चेन ही ना हो तो उसमें एचबी भी नहीं बनेगी, तो उसे थैलेसीमिया कहते हैं। तो उसका निमोनिक है सॉल्टी, नमकीन। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, लेड पॉइजनिंग, थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सारे हैं माइक्रोसिटिक एनीमियाज। ये सारे क्या है, माइक्रोसिटिक एनीमियाज। अच्छा, ये सारे माइक्रोसिटिक एनीमियाज हो गए। व्हाट आर मैक्रोसिटिक एनीमियाज? मैक्रोसिटिक एनीमियाज, ठीक है। अभी आई एम ट्राइंग टू आंसर डॉक्टर माज क्वेश्चन, ताकि मैं जो है वो सारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। मैक्रोसिटिक में जो है वो साइज 100 से ज़्यादा होता है। अब साइज जो है अगर आरबीसी का इंक्रीज होता है तो क्यों होता है, 100 से ज़्यादा क्यों होता है? या तो विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से, या B9 की डेफिशिएंसी होगी, या B12 की डेफिशिएंसी होगी। B9 जो होता है उसे फोलिक एसिड कहते हैं, और जो B12 है सियानोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से साइज इंक्रीज होता है और उसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि जो B9 और B12 है ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिकर्सर ऑफ डीएनए, डीएनए के प्रिकर्सर्स है ये, ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होकर छोटा होता है। लेकिन अगर इन दो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, B9 और B12 की, तो क्या सेल की डिवीजन होगी? डीएनए के प्रिकर्सर हैं ये, क्या सेल की डिवीजन होगी? नहीं होगी। क्या सेल जो है वो डिवाइड होकर छोटा होगा? नहीं होगा, सही है। सो इमेच्योर बिग ब्लास्ट सेल बन जाएगा, जिसे कहेंगे जिसे कहेंगे जिसे कहेंगे मैक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, सही है। इमेच्योर बिग ब्लास्ट ऑफ सेल बनेगा मैक्रोसिटिक, ठीक है। तो ये स्मॉल मेच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये बिग ब्लास्ट ऑफ सेल्स बने जाएंगे मैक्रोसिटिक,
सही है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि यार तेरे अंदर सिर्फ फूक ही है, वैसे तू खोखला है अंदर से, जस्ट लाइक दैट। कि वो लग बड़े मोटे ताजे रहे होंगे लेकिन अंदर जो है वो मिच्योर आरबीसीज वाली चीज कोई नहीं होगी। ठीक है, सो ये होते हैं मैक्रोसिटिक। अच्छा, आई अब आप लोगों को पता चल रहा है ना कि वाई माइक्रो आर कॉल्ड माइक्रो, वाई मैक्रो आर कॉल्ड मैक्रो। अब जनाब डॉक्टर मास का सवाल था कि सर अगर नॉर्मोसिटिक है तो इसे एनीमिया क्यों कहते हैं। अच्छा, इसके डॉक्टर साहब दो रीजंस हैं, दो रीजंस हैं। नॉर्मोसिटिक का मतलब क्या है कि उसका साइज बिल्कुल नॉर्मल है आरबीसीज का, लेकिन या तो पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो रही है या अंडर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज हो रही है। भाई नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब उनका जो साइज है वो नॉर्मल है, लेकिन उनका जो क्वांटिटी है, डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही है या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इन दो वजूहात की वजह से इसे कहते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया। क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? क्लियर हो गया ये सवाल कि वाई नॉर्मोसिटिक एनीमियाज आर कॉल्ड एज नॉर्मोसिटिक? क्योंकि या तो पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ज्यादा हो रही है या अंडर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ज्यादा हो रही है। सॉरी, हाँ डेफिनेटली अंडर प्रोडक्शन हो रही है ना। ठीक है, ये डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, ठीक हो गया, गुड है, गुड है। अच्छा, हमने नॉर्मोसिटिक की सॉरी उसकी मैक्रोसिटिक की भी एग्जांपल कर ली, माइक्रोसिटिक की भी कर ली। मैक्रो की फोलेट और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है। तो नॉर्मोसिटिक की एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा? नॉर्मोसिटिक में आता है जी हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस वगैरह, सिकल सेल एनीमिया वगैरह। ठीक है, इनमें किसी न किसी तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाता है या अंडर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जनाब, अब मुझे बताएं कि आप लोगों को माइक्रोसिटिक एक्सप्लेन करूं, माइक्रोसिटिक में क्या क्या हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है, टेबल पूरा एक्सप्लेन करूं? ओके, ठीक है। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी को तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आप लोगों को पता है ना कि जो हीम होती है उसमें हीम प्लस ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हीम प्लस हीमोग्लोबिन होता है। हीम के अंदर आयरन और प्रोटोपोरफायरिन होती है, और अगर आयरन नहीं होगा तो इसे कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। डेफिनेटली आयरन नहीं होगा तो हीम नहीं बनेगी, हीम नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाएगा और इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया कहेंगे। ठीक, तो ये होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अब इसमें ना आपने एक बात याद रखनी है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है इसमें ये क्यों क्यों हो सकता है? जब कोई हेमरेजिक कंडीशंस हो, जब ब्लड लॉस हो, जब पेल्विक काइंडली बच्चों, मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे, आप सारे लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना, आप लोग मुझे वो टॉपिक पूरा कंप्लीट करने दिया करें, फिर जब सवाल मैं कहता हूँ ना सवाल करें, क्योंकि टॉपिक पढ़ाने से पहले जब आप सवाल कर देते हैं तो फिर मुझे पढ़ाने का मज़ा नहीं आता। बेसिकली तो मज़ा वही है ना कि जब मैं आप लोगों को एक टॉपिक पूरा पढ़ाऊँ, उसके बाद आपके जेहन में कोई सवाल रह ही ना जाए कि यार हर तरह से वो ये टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब ये कोई वो नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चल अच्छा,
अब जनाब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को देख लेते हैं। आयरन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है फेरिक फॉर्म और एक होती है फेरस फॉर्म। क्या होता है? एक फेरिक फॉर्म और एक फेरस फॉर्म। अब डॉक्टर मास का ये जो सवाल है इसको भी मैं अपने इंशाल्लाह जो मैं अभी समझाऊंगा उसमें आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है? अभी जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन माई थिंग विच आई एम ट्राइंग टू पुट इन योर माइंड कि दो फॉर्म्स ऑफ आयरन होती है, एक फेरिक फॉर्म और एक फेरस फॉर्म, ठीक है? फेरिक फॉर्म क्या होती है Fe3+ और फेरस फॉर्म क्या होती है 2+। यानी हम दोनों क्या होते हैं अस, हम दोनों दो लोग हैं ना तो अस, तो Fe2+ इज फेरस फॉर्म, ठीक है? तो जो प्लांट सोर्स होता है वो Fe3+ वाली फॉर्म का होता है और जो एनिमल सोर्स होता है वो अस वाली फॉर्म का होता है Fe2+। और जो Fe2+ होती है वो क्या होती है? वो रेडिली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है? वो रेडिली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है? इंडियन सॉन्ग सुने हैं ना तो वो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे में गुम, जस्ट लाइक दैट। हम दोनों से याद रखना है जो Fe2+ होती है वो गुम यानी रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती है, एक दूसरे में गुम शुदा हो जाती है, ठीक है? रेडिली एब्जॉर्ब होती है, सही। अच्छा, अब जनाब एक बात याद रखनी है कि जो स्टमक होता है ना उसमें HCl होता है, वो जो भी प्लांट सोर्स या Fe3+ आ रही होती है उसको Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। ये जो Fe2+ है ये ड्यूडेनम में जाती है, ड्यूडेनम में जाती है और वहाँ ये ड्यूडेनम के सेल्स में जिसे इंटेरोसाइट्स ऑफ ड्यूडेनम कहते हैं वहाँ ये मूव करती है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है? इसके बाद ये आयरन जो है ड्यूडेनम से जाती है ब्लड में विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रोटीन कॉल्ड एज फेरोप्रोटीन। फेरोप्रोटीन, ये जो फेरोप्रोटीन है ये पुट आयरन इनटू द ब्लड, फेरोप्रोटीन पुट आयरन इनटू द ब्लड। अब एट दिस टाइम, इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो आयरन है ये दोबारा कन्वर्ट हो जाती है Fe3+ में। नॉर्मली उसको HCl Fe3 को Fe2+ में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन जब वो ब्लड में जाती है तो ये आयरन दोबारा Fe3+ में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो Fe3+ है ना ये बहुत ही बुरा बैड बॉय है, बहुत ही बुरा लड़का है, ठीक है? ये हर एक चीज़ से जाके मिलेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है? सो इस वजह से क्या होता है कि जो ऐसे होता है ना कि जब लड़का ख़राब हो रहा हो ख़ानदान का, जो हर किसी को पंगे ले रहा हो, तो उसे क्या करते हैं, उसको उसकी शादी करवा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि जब एक लड़का जो है वो ख़राब हो रहा हो तो वो कहता है चलो जी इसकी शादी कर दो, ये तो हर किसी में मुंह मार रहा है। जस्ट लाइक दैट Fe3+ इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग, इट ऑलवेज गो एंड रिएक्ट विद एवरीथिंग विच इट इनकाउंटर्स। तो उसको बाउंड फॉर्म में करना होता है और उसको बाउंड किस चीज़ से करते हैं? उसको बाउंड करते हैं बाय प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रांसफरिन। ट्रांसफरिन ट्रांसफरिन जो होती है वो ट्रांसफ़र करेगी इस आयरन को टू द बोन मैरो, ठीक है? आयरन को ट्रांसफ़र करेगी टू द बोन मैरो, सही है? आयरन जो है वो लीवर में भी मूव कर देगा। दोनों जो है वो स्टोरेज साइट्स हैं, दोनों क्या हैं? स्टोरेज साइट्स हैं। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज Fe3+, सही है? तो आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टिन या इन द फॉर्म ऑफ तीन, TiN, तीन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज फेरिटिन। सो फेरिटिन इज बेसिकली अ टिन फॉर्म यानी तीन वाली फॉर्म Fe3+। तो अभी डॉक्टर साहब का वो जो सवाल था कि why ferritin is best test for iron deficiency anemia, well ferritin is also an inflammatory marker, so I agree with you कि ferritin is an inflammatory marker क्योंकि ferritin जो होता है ये रिएक्टिव फॉर्म होती है, ये हर चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, ये हर चीज़ के साथ जो है वो बाउंड करने की कोशिश कर रहा होता है। ये यूजुअली जो है वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये यूजुअली जो है वो इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा होता है। लेकिन ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है ये बेस्ट टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें कोई हेमरेज हो सकता है, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है,
ठीक है, और कोई एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई प्लम्बर विंसन सिंड्रोम हो सकता है। किसी भी वजह से क्या होगा कि आयरन का लेवल जो है वो कम होता है और उसकी जो स्टोरेज साइट्स हैं वहाँ पे आयरन जो है वो ज़्यादा जाया जाता है, वहाँ पे आयरन जो है वो ज़्यादा पहुँचा हुआ होता है। ठीक है, स्टोरेज साइट्स में यूजुअली बोन मैरो और लीवर में, और स्टोरेज साइट वाली फॉर्म जो होती है वो Fe3+ होती है। ठीक है, एक और लॉजिक वैसे इसके बारे में लोग देते होते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी आयरन को यूटिलाइज करते हैं। बहरहाल आई डोंट थिंक कि यहाँ पे वो चीज़ जो है वो सूटेबल है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि वाई इट इज़ बेस्ट मार्कर। ठीक है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी में आयरन जो है वो लोड हो जाता है इनटू बोन मैरो एंड लीवर विच इज स्टोरेज साइट, और वो फेरेटिन है। ठीक है, फेरेटिन इज एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर, आई एग्री, लेकिन इसको बाउंड फॉर्म में ट्रांसफरिन की फॉर्म में रखा जाता है और ये ट्रांसफरिन जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है आयरन टू द बोन मैरो एंड लीवर, और उसकी वजह से फेरेटिन का लेवल जो है वो रेज्ड होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है क्या? So simple serum ferritin is the best test या investigation of choice in the iron deficiency anemia। ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है कि जब लो आयरन होगी बॉडी जो है वो इंक्रीज कैरियर करेगी सो डैट टू कंपनसेट विच इज ट्रांसफरिन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। सीरम आयरन डिक्रीज करता है। ठीक है, RDW इंक्रीज करता है। RDW क्या है, वेरिएंस इन साइज ऑफ RBCs। ट्रीटमेंट इसका आयरन सप्लीमेंट्स होता है। सर जो फेरेटिन है वो डिक्रीज नहीं होती है? क्या डिक्रीज नहीं होती? फेरेटिन सर, फेरेटिन डिक्रीज लिखा हुआ है सर इसमें आयरन डिफिशिएंसी में। अच्छा, जो फेरेटिन का लेवल है ना, फेरेटिन की ये जो मैंने बताई है ना कि स्टोरेज फॉर्म, ठीक है, जो स्टोरेज फॉर्म है बोन मैरो और लीवर में, ठीक है, वो इंक्रीज करेगी। लेकिन ब्लड के अंदर तो फेरेटिन कम ही होगा ना। मैंने कहा कि जितनी भी ब्लड वाली फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है, उसे ट्रांसफरिन ट्रांसफर कर देती है टू दी स्टोरेज साइट्स। तो हम तो लेवल मार्क कर रहे होते हैं ब्लड में। ठीक है, जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा था कि वो स्टोरेज साइट्स में इंक्रीज हो जाता है Fe3+ वाली फॉर्म, फेरेटिन वाली फॉर्म। ठीक है, बोन मैरो और लीवर में, ब्लड में तो वो कम ही होगी डेफिनेटली। ठीक, क्लियर है या कंफ्यूज हो मुझे अभी बताओ, मैं अभी रुका हुआ हूँ सो डैट आई कैन कंटिन्यू। अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डॉक्टर मार्स का कोई क्वेश्चन है, लेट मी सी दैट। ही इज सेइंग रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद, अच्छा RDW जी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ही होती है। इसमें ये होता है कि वेरिएंस इन साइज ऑफ RBCs होता है। ठीक है, कि RBCs का साइज जो है वो कितना वेरिएट कर रहा है। इनिशियली आयरन स्टोर होता है, फिर वो डिप्लीट हो जाता है। RBC का लाइफ स्पैन तो 120 दिन है। ठीक है, तो कुछ ही टाइम बाद जो है वो साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है इन फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ और सो ऑन। तो साइज में ये जो डिफ्रेंशिएशन होती है इसे कहते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब जनाब थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया को देख लेते हैं। पहले थैलेसीमिया करना है या सिडरोप्लास्टिक एनीमिया करना है? आयरन प्रेजेंट इन इट्स फेरस फॉर्म इज ट्रांसपेरेंट, ये भी बता दें। देखिए जी, मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी जो है वो इस तरह से शुरू की थी कि जो हम डाइट में लेते हैं ना, आप क्या खाते हो? आप या तो सब्जी खाते हो या गोश्त खाते हो, एनिमल सोर्स लेते हो या प्लांट सोर्स लेते हो। तो जो एनिमल सोर्स लेते हो वो होती है Fe2+,
और जो प्लांट सोर्स लेते हो वो होती है Fe3+। जो Fe3+ वाली फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं, फेरिक फॉर्म। और जो 2+ वाली फॉर्म होती है उसे कहते हैं फेरस फॉर्म। अस यानी दो लोग, हम दो, और वो रेडिली अब्जॉर्ब फॉर्म होती है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि Fe3+ जो होती है वो रेडिली अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ज़हन में तो यही आता है कि वेजिटेरियंस जो होते हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी होगी, लेकिन वेजिटेरियंस में नहीं होती, क्योंकि बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है। HCl जो है वो फेरिक फॉर्म जो अब्जॉर्ब नहीं होती उसको फेरस फॉर्म, अब्जॉर्ब वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फिर वो ड्यूटेनम एंटेरोसाइट्स में जाती है और अगला सारा फेरोपोटिन वाला पूरा मैकेनिज्म जो मैंने बताया वो होता है। ठीक। ठीक है जी। सो डाइट वाली जो फॉर्म्स है वो फेरिक और फेरस होती है, जो रेडिली एब्जॉर्ब है वो फेरस होती है। ठीक है। और आयरन जो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टिन कॉल्ड एज फेरिटिन। ठीक है। और जो ट्रांसफरिन होती है वो ट्रांसफर करती है आयरन टू द स्टोरेज साइट्स। नथिंग टू बी वेरी अबाउट। ठीक। आप लोग लगता है जो मैं लेक्चर सुबह भेजता हूँ आप लोग जहमत नहीं करते सुनने की। आप लोग कहते हो ये फजूल से ये इसने ऐवे ही शेयर कर दिए हैं, रात को लेक्चर लेंगे दोबारा खपेंगे सारे फिर करेंगे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं और वो बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किए हुए हैं कि यार उससे आप लोगों की हर चीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। प्लीज़ सुन लिया करें। अच्छा, ओके ओके। अच्छा अब जनाब हम करने लगे, आयरन डेफिशिएंसी क्लियर हो गया। अब हम करते हैं जी थैलेसीमिया को। थैलेसीमिया को करते हैं। थैलेसीमिया बड़ा मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, लेकिन थैलेसीमिया इज नॉट दैट मच टफ। थैलेसीमिया को हम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हमने जो है वो चीज़ें कर ली थी कि हीमोग्लोबिन में एक तो हीम होती है और एक होती है ग्लोबिन। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर ग्लोबिन चेन का मसला हो, डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे थैलेसीमिया। उसे क्या कहेंगे, थैलेसीमिया। अब ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं ना वो बेसिकली 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। क्या होती हैं? 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है। सो इनकी वजह से क्या होगा, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया होगा। ये क्वांटिटेटिव चेंज होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मसला नहीं होता, क्वांटिटी का मसला होता। अच्छा, क्रोमोसोम 16 पे क्या होता है, क्रोमोसोम 16 पे 4 अल्फा जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स। वन इज HbA विच इज एडल्ट हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा चेन होंगी 2 बीटा चेन होंगी। वन इज HbA2 जिसमें 2 अल्फा चेन होती हैं 2 डेल्टा चेन होती हैं, बीटा चेन नहीं होती। और वन इज फीटल हीमोग्लोबिन, तो इसमें G यम्मा गैमा, इसमें बीटा चेन्स की जगह गैमा चेन आ जाएगी। सही है। तो आपने याद रखना है कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है उसमें अल्फा और बीटा चेन्स होंगी, यानी 2 अल्फा 2 बीटा। और जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें बीटा चेन, बीटा इज रिप्लेस्ड बाय जी अम्मा गैमा। ठीक है। तो उसमें गैमा गैमा चेन्स होगी। अच्छा, अब अगर डेफिशिएंसी हो अल्फा ग्लोबिन चेन्स की तो उसे कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया। अगर 2 अल्फा जीन्स डिटेक्ट हो जाएं तो इसे अल्फा ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी और माइल्ड एनीमिया होगा। अगर 3 अल्फा जीन्स डिलीटेड हो जाएं तो उसमें कोई अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं होगी। सही है। तो उसमें बीटा चेन टेट्रामर बन जाएंगे और इस हीमोग्लोबिन को कहते हैं HbH हीमोग्लोबिन, जिसमें बीटा चेन के जो है वो टेट्रामर बन जाते हैं, टेट्रामर।
इसे कहते हैं HbH हीमोग्लोबिन। ये देख रहे हैं, ये फॉर्म्स B4 यानी बीटा चेन टेट्रामर बन गया, क्योंकि उसमें कोई अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन ही नहीं होगी अगर 3 जीन्स डिलीट हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? अच्छा, और अगर चारों जीन्स डिलीट हो जाए तो ना तो ग्लोबिन चेन होगी, ना गैमा चेन टेट्रामर, और ना बीटा चेन होगी, तो उसमें गैमा चेन टेट्रामर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चे की डेथ जो है वो इंट्रा यूट्राइन ही हो जाती है। ये जो चौथा लिखा हुआ है गैमा चेन टेट्रामर। ठीक, अच्छा, अब ये तो थी अल्फा थैलेसीमिया की बात। ठीक है, अगर 2 जीन्स फॉर बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो डिलीट हो जाए या उनका मसला हो जाए, ये डिलीट म्यूटेटेड हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी होएगी बीटा ग्लोबिन चेन की और बीटा थैलेसीमिया होगा। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया होगा। अब ये माइनर भी होता है, ये मेजर भी होता है। ठीक है, माइनर या मेजर जो है इसमें आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस पे देखते हैं। ठीक है, चेन्स को, तो उससे पता चलता है। और इसका सिनेरियो यूजुअली थैलेसीमिया का आता है कि पेशेंट इज सर्वाइविंग ऑन रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक है, और बार बार HP फॉल कर जाता, ये सिनेरियो आता है। और कॉज ऑफ परसिस्टेंट एनीमिया देखने के लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ये भी MCQ आता है। छः महीने तक बच्चे में कोई मसला नहीं होता, लेकिन 6 महीने बाद फीटल HB जो है वो रिप्लेस हो जाती है अडल्ट HB से, और उसमें जो है वो बीटा चेन जो है वो आ जाती है। बीटा चेन जब आती है तो फिर सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। जब बीटा चेन नहीं होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से RBCs डैमेज हो जाएंगे, हेमोलिसिस होगा। बॉडी जो है उसको कंपनसेट करने के लिए RBCs की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी। नॉर्मली RBCs जो होते हैं वो लॉन्ग बोन से बन रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, फ्लैट बोन्स यानी स्कल वाली बोन से भी RBCs को बनाने की कोशिश करेगी बॉडी, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगी, जिसकी वजह से जो स्कल वाली बोन्स है उसमें क्रीव कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे आएगी, या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन एक्सरे आएगा। ठीक है, यूजुअली लीवर और स्प्लीन इलाज हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है। डन सर, डन। ठीक है, माइनर में HbA2 होगी, एडल्ट हीमोग्लोबिन होगी, जबकि मेजर जो होता है उसमें फीटल हीमोग्लोबिन होती है। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। बाकी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है, ब्लड पॉइजनिंग है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये आप सबको आइडिया होगा कि क्यों होते हैं, कि ये भी नहीं आइडिया? नो आइडिया? हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन एक्सरे क्यों होती है? हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसमें ग्लोबिन चेन का मसला आ रहा है थैलेसीमिया में। जब ग्लोबिन चेन का मसला आएगा तो ग्लोबिन चेन नहीं होगी, ग्लोबिन चेन नहीं होगी तो RBCs डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, RBCs डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो हेमोलिसिस होगा। हेमोलिसिस को कंपनसेट करने के लिए RBCs की प्रोडक्शन होगी। RBCs की प्रोडक्शन नॉर्मली लॉन्ग बोन से हो रही होती है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा मसला हुआ होगा कि लॉन्ग बोन्स की जगह जो है वो स्कल की बोन्स भी जो है वो RBC को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। ठीक है, और जब स्कल की बोन्स जो है वो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस करवाना शुरू करेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो स्कल की बोन्स का नॉर्मल शेप है वो चेंज हो जाएगी, और उसे कहते हैं क्रीव कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस ऑन एक्सरे। ठीक है, चलें सर, 12:30 हो गए, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इनको ही जो है आप लोग अब्जॉर्ब कर लें तो डेट विल बी सफिशिएंट। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई मसला, कोई टेंशन, anything which is not cleared in the lecture? Sure, thank you so much.
अल्लाह आप सबको कामयाब करे।